Hello everyone, welcome to Let's Learn. Welcome to the second chapter महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशंस। ठीक है, हमने फर्स्ट अपना चैप्टर में हमने पढ़ा डेवलपमेंट इन वेस्ट, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट, वहाँ का हमने पढ़ा था वेस्टर्न ट्रेडिशन पढ़ा था। हम ये चैप्टर में हम इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन ट्रेडिशंस। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ट्रेडिशन क्या है देखो 2.1 में दिया है, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफिक पढ़ेंगे। फिर इंडियन हिस्टोरियोग्राफिक वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और ये स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। We learn about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. हमने लास्ट लेसन में वेस्टर्न ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा था, वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन लास्ट लेसन। ठीक है, अभी ये लेसन में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफिक इन द एंशिएंट पीरियड। देखो हिस्ट्री है ना 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक एंशिएंट हिस्ट्री हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री है और एक मॉडर्न है। ठीक है, 3 पार्ट्स है, इसके 3 पार्ट है अलग अलग। तो हम अभी आने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं अभी फ़िलहाल हिस्टोरियोग्राफिक इन द एंशिएंट पीरियड, मीन्स एंशिएंट इंडिया। इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transaction, were preserved with the help of oral recitals. Oral recitals means stories, poem। हमारे जो ancestors है, mythological lore है, ये जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो गॉड के बारे में स्टोरीज़ होते थे, जो भी है। ठीक है, पोएम्स है, ये हमने इनको ओरल रिसाइटल्स के थ्रू प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, ये हम संभाल करके प्रिजर्व करें, हमारे एंसेस्टर्स ने इनको संभाल कर रखा है। ये स्टोरी पास कर रहे हैं, थ्रू जनरेशन टू जनरेशन को पास कर रहे हैं, कि वो टाइम पे रिटर्न कोई सोर्स नहीं था हमारे पास। ठीक है, रिटर्न सोर्स नहीं था। ठीक है, और वो टाइम पे रिटर्न इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था कि लोग किधर प्रिजर्व करके रखे। तो ये होता था ओरली, थ्रू जनरेशन टू जनरेशन इसको स्टोरीज पास करते थे। जैसे ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को सुनाते थे, तो या अपने पोतों को, पर पोता, तो पोते से पोते को, वो अपने बच्चों को, वो बच्चों को। तो वो सब स्टोरी क्या हो रहा है? रिजर्व हो रहा है, प्रिजर्व होते जा रहा है, और स्टोरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं ओरल रिसाइटल्स। द inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians has mastered the art of writing as earlier as the 3rd millennium BCE. BCE means before Common Era, or whereas before that, however, the Harappan scripts is not yet successfully deciphered. हरप्पन सील्स जो मिले थे, जो लैंड्स मिले थे, स्टोन्स मिले थे, जो लिखा हुआ था, तो इंडियन मास्टर्स था वो आर्ट ऑफ राइटिंग में बहुत, जो उनका आर्ट था बहुत, राइटिंग में बहुत मास्टर्स से। वो कब था? वो 3rd मिलेनियम BCE का था। ठीक है, बहुत पुराना, अपना रिकॉर्ड बहुत पुराना था। ठीक है, और इतना रिकॉर्ड पुराना मिला और पता चला कि इंडियंस को भी लिखने को भी आता था, इंडियंस भी लिख सकते थे। ठीक है, और वो टाइम के, वो ज़माने में उनको प्रिजर्व करके रखा गया था। ठीक है, बट कुछ सिविलाइजेशंस था, ऐसा था, जो राइटिंग्स था, जो आर्ट्स था, वो अभी तक डिकोडेड नहीं हो पाया। अभी तक वो डिकोड हम नहीं कर पाए, क्या लिखा है, क्या डिज़ाइन हुआ है, अभी तक वर्ल्ड में किसी को पता नहीं चला। ठीक है, वो अगर वो आने वाले फ्यूचर में डिकोड हुआ तो हमें पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, तो डिसाइफर का मतलब होता है डिकोडेड, डिसाइफर का मीन्स होता है डिकोडेड। द अर्लीस्ट known written documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions. inscriptions का मतलब होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर में देखा था, inscriptions जो लॉवेरी म्यूज़ियम में था,
या स्टोन्स के बने होते हैं, स्टोन्स के बनाए होते हैं, या तो फिर केव के अंदर पेंटिंग किया होता है वो होता है। तो हमारे जो इंडिया में द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट, जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया are in the form of inscriptions. They are dated or to the 3rd century BCE, before Common Era, that is Emperor Ashok Maurya's times. His edicts are the inscribed on the natural rocks and the stones pillars. मतलब कि अर्लीस्ट जो रिटर्न डॉक्यूमेंट हमें मिला था, ठीक है, हिस्टोरिकल नेचर में इंडिया के अंदर एक फॉर्म में मिला था, जैसे इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में मिला था। तो वो उसका डेट जो डेटेड था वो 3rd सेंचुरी BCE का था, बिफोर कॉमन एरा। और वो राज्य के अशोक मौर्य टाइम्स के राज्य के था, वो टाइम से वो मिला था। हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब ऑन द नेचुरल रॉक्स एंड द स्टोन पिलर्स। ठीक है, जो आपने जैसे कि आपने अशोका का जो स्तंभ देखा रहेगा वो स्टोन्स के बने, तो उसी तरह से उनका नेचुरल रॉक्स से स्टोन्स पिलर थे। ठीक है, फॉर्म द 1st century common era, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures, and also on the copper plates. They provide important historical information. We get to know about the dates of various kings, dynasties, genealogies, territorial extent and administration of various empires and kingdoms. Also important political events, social organizations, climates, famines, etc. of the respective times. हमने देखा था एंशियंट में हम स्टोन्स पे केव पे लिखते थे, बट फ्रॉम द 1st century कॉमन एरा इंस्क्रिप्शन मतलब AD एनो डोमिनी कॉमन एरा में इंस्क्रिप्शंस बीन टू बी ऑकर ऑन द कॉइन्स पे स्टार्ट हुआ, मेटल इमेज स्टार्ट हुआ था, फिर स्कल्पचर्स ऑल्सो ऑन द कॉपर प्लेट्स। फिर उसके बाद दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद धीरे धीरे 1st सेंचुरी के बाद से उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग, हमें फिर डेट्स मालूम पड़ेगा, रिकॉर्ड्स रखने लगे। ठीक है, रिकॉर्ड्स रखे कौन सा किंग्स का क्या हुआ था, क्या फाइट्स हुए थे, ठीक है, कहाँ से वो बैटल्स किए थे, कहाँ से जीते थे। फिर उसका डायनेस्टी, फिर जियोनोलॉजिक्स। डायनेस्टी मतलब राज्य के जो होते थे ना पूर्व, जैसे कि राजा का बेटा राजा, उनके पूरे फैमिली ट्रीज़ का जियोनोलॉजिक्स रखते थे। फैमिली ट्रीज़ का टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब कितना, कहाँ से कहाँ तक उनका राज्य है, उनका राज्य कहाँ से कहाँ तक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस अम्पायर्स। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मतलब किंग कैसा रूल करता था, अच्छा रूल करता था कि ख़राब करता था, गुड और बैड क्या करता था उसके अम्पायर्स पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स। हमने किंग्स उसके डेट्स के थे। ठीक है, वेरियस डेट क्या थे, कौन से डेट को कौन सा किंग था, उनका राज्य कहाँ से था। डायनेस्टीज ऑफ जेनोलॉजिक्स, जैसे मैंने बताया था जो पीढ़ी के पीढ़ी होते, पीढ़ी के, फिर टेरिटोरियल एक्सटेंट। और फिर से मैंने बता रहा हूँ कि इनका रूल कहाँ से कहाँ तक का था, कौन से मतलब इनका जो दायरा होता है या उनका बॉर्डर होता है, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने रूल किया। फिर एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ वेरियस अम्पायर एंड किंगडम्स and also important political events, social organizations, climate, famine, etc. of the respective famine. famines मतलब सूखा, कभी खाने की कमी होती है, जैसे सूखा पड़ जाता है, खाने की कमी पड़ जाता है, अकाल पड़ जाते खाने का। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, आइए हम पढ़ते भी ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में। यू वुड लाइक टू नो दिस। ठीक है, ये पढ़ते हैं। कॉपर प्लेट है, इसको पढ़ते हम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोहागौरा कॉपर प्लेट। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागौरा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये कॉपर प्लेट है। ये कॉपर प्लेट कहाँ मिला था, कहाँ फाउंड हुआ था, किधर मिला था, ये डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में, ये पड़ता है यूपी, उत्तर प्रदेश। इट इज़ सपोज टू बी अ फॉर्म ऑफ मौर्य पीरियड। ये कहाँ कब के टाइम का है, ये मौर्य पीरियड के टाइम का है, जब अशोका के टाइम पे थे। द इंस्क्रिप्शंस ऑन इट इज़ इन द ब्राह्मण स्क्रिप्ट। ये जो इंस्क्रिप्शंस मिला है, ये मिला है ब्राह्मण स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट बताया हुआ है, जो लिखा हुआ है, जिसे इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरह इनका डिज़ाइन है, जिस तरह इन्होंने बनाया है कॉपर प्लेट पे, ये एक ब्राह्मण स्क्रिप्ट है। ठीक है, द सिम्बॉल नोन एज ट्री इन रेलिंग। ये सिम्बॉल हमें क्या बता रहा है, ट्री इन रेलिंग में बता रहा है। ट्री इन रेलिंग देखो, यहाँ दिख रहे, लीव्स दिख रहे, थोड़े झाड़ जैसे झाड़ है, ये ट्रीज, ये सिम्बॉल इनका बता रहा है। एंड माउंटेन, कुछ माउंटेन जैसे यहाँ बता रहे हैं, माउंटेन्स।
at the beginning of the inscriptions also occur on punch marked coin. पंच मार्क कॉइन, यहाँ देखोगे आप छोटा छोटा डॉटेड्स दिख रहे हैं, ये सब पंच कॉइन्स के तरह, छोटे छोटे कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं. पंच marked coin, another symbol which looks like a structure erected on a 4 pillar is supposed to be indicative of a granary. Granary ये देखो घर जैसे दिख रहे हैं हमें, 4 पिलर दिख रहे हैं, घर जैसे पिलर्स हैं, घर हैं. The inscription record a royal order that the grain stored in the granary should be disturbed carefully. It is supposed to be suggestive of precaution taken in the times of a, देखो ये बता रहा था इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड अ रॉयल ऑर्डर, जैसे रॉयल ऑर्डर जो राजा का ऑर्डर था, द ग्रेन्स स्टोर्ड इन अ ग्रेनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूट केयरफुली. जो ग्रेन्स है जो रखा हुआ है स्टोर करके इसमें, वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. ठीक है. इट्स सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशन टेकन इन द टाइम्स ऑफ अ फेमिन. फेमिन मतलब जब भूख, मतलब जब कुछ भूखाल या फिर कुछ भूख हड़ताल कुछ हुआ, या कुछ जैसे कि भूख हड़ताल नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि खाने का तंगी हुआ, तो फिर हम वो स्टोर हम केयरफुली यूज़ कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे. तो ये एक कॉपर प्लेट है, सोहा गौरा का कॉपर प्लेट है, इसको आप रीड किया करो, रीड कर लेना इसको. The ancient literature including the epic Ramayana and Mahabharata, Purans, Jain and Buddhist texts, historical accounts by the Indian authors and also travelogues by the foreign travelers are important source of history. The ancient Indian literature including the epic, देखो ancient Indian literature ने जो लिखा है, जो उन्होंने एपिक बनाया, जैसे रामायण महाभारत आपने सीरियल्स में देखा रहेगा, उसके बाद पुराण, जैन, बुद्धिज़्म, ये सब अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, टेक्स्ट ये सब बनाए गए हैं. ठीक है. हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय द इंडियन ऑथर्स, ये इंडियन ऑथर लोग ने बनाए गए ये. ठीक है. रामायण, महाभारत, पुराण, जैन, बुद्धिज़्म टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट बाय द इंडियन ऑथर्स एंड ऑल्सो ट्रेवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स आर इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ये ट्रैवलॉग्स मतलब होते हैं जो ट्रैवल्स में चलते चलते जो स्टोरीज लिखते हैं वो होते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. राइटिंग ऑफ बायोग्राफिक्स ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. हर्षचरित रिटन इन द 7th century common era by Bana Bhattat is a king of Harsha's biographic. It portrays a realistic pictures of the social, economic, political, religious and culture life during the king's times. Writing of biographics of kings. Biographics means होता है स्टोरी लिखना किंग्स का, और ऑटोबायोग्राफिक होता है कि आत्मकथा लिखना. ये स्टोरीज लिखा हुआ है किसका? किंग्स एंड डायनेस्टिक्स हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में स्टोरीज राजो मतलब राजा उसका, किंग्स का, उनका स्टोरीज लिखा जाता था, डायनेस्टी उनके राज्य के बारे में. तो इसमें भी लिखा गया है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में. हर्षचरित करके, हर्षचरित रिटर्न इन द 7th century कॉमन एरा. कॉमन एरा में लिखा था, कौन लिखा था? बाना भट्टा ने. बाना भट्टा ने स्टोरी मतलब इन्होंने बुक्स लिखा था. हर्षचरित करके रिटर्न इन द 7th century इज किंग, उनका नाम था किंग हर्षा, उनका नाम था किंग हर्षा. बाना भट्टा ने किंग हर्षा के स्टोरी के बारे में लिखा था, उनका स्टोरी लिखा था, उनका बायोग्राफी लिखा था. इट पोर्ट्रेट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चर लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम. मतलब उनके जो सोशली होता था, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, रिलीजियंस, जो किंग्स मतलब वो टाइम पे वो राज्य में होता था, सोशली कल्चर लाइफ क्या है उनका, जो किंग्स के टाइम पे क्या क्या होता था, क्या क्या हुआ था उनके वो समय पे, उन्होंने स्टोरीज लिखा था, बायोग्राफिक लिखा था बाना भट्टा ने. आइए देखते हैं सेकंड, हिस्टोरियोग्राफिक इन द मेडिवल पीरियड. अभी हमने जो यहाँ से पढ़ा था वो पढ़ा था हमने हिस्टोरियोग्राफिक इन द एंशियंट पीरियड था, एंशियंट इंडिया था. अभी हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया. ठीक है. द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हना इन द 12th century कॉमन एरा इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ये जो कॉन्सेप्ट था
राज तरंगनी जो बुक लिखा गया था किसके, कश्मीर बाय कल्हाना, कल्हाना ने राज तरंगनी करके लिखा हुआ था। द स्टाइल ऑफ राइटिंग बुक्स, इन्होंने बुक्स लिखा था, ठीक है। कौन से सेंचुरी में, कौन से सदी में, 12वीं सदी, इट इज़ अ 12th सेंचुरी, कॉमन एरा AD। इट्स क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के हिसाब से मॉडर्न टाइम पे लिखा गया था। कल्हाना हिमसेल्फ से दैट he wrote these texts after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monument, dynasty records and local traditions। कल्हाने ने खुद हिमसेल्फ अपने मतलब खुद से ये लिखा हुआ टेक्स्ट था इनका, उन्होंने क्रिटिकली उसको एग्जामिन किया था। जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो थे उनके कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, जो एंशियंट्स मोनूमेंट थे, उनके जो पिलर्स थे, स्टैचूज थे, डायनेस्टी उनका राज्य था, रिकॉर्ड्स निकाल के लोग वहाँ के जो लोकल्स का ट्रेडिशन था वो सब निकाल के उन्होंने बुक्स में लिखा था। उसका बुक्स का नाम था राज तरंगिनी, द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ राज तरंगिनी, ठीक है। इन द मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियन इन द कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स rulers were influenced by the Arabic and Persian historiographic. Among them, Ziauddin Barani holds an important place in the Tariq-e-Firzu Shahi, a book written by him. ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरानी ने important place, मतलब among the ज़ियाउद्दीन बरानी holds an important place. Arabic और Persian medieval time में in the medieval India historians the courts of Muslim ruler, मेडिवल में मुस्लिम्स मुगल्स का रूल्स हुआ था। वेयर इन्फ्लुएंस बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी, वो टाइम पे मुगल्स के टाइम पे अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस में हिस्ट्रीज लिखा जा रहा था, इतिहास लिखा था। अमॉन्ग देम ज़ियाउद्दीन बरानी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन तारिक-ए-फिजुल शाही, अ बुक रिटन हिम। ये तारिक-ए-फिजुल शाही बुक लिखा था ज़ियाउद्दीन बरानी ने। A book written by him, he has stated the purpose of historiography. According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler welfare and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failing and incorrect policy. इनका कहना था कि ज़रूरी नहीं कि जो ब्रेवरी जो बैटल फाइट करके जो जीत चुका है उन्हीं का लिखो, उन्हीं का जो रूल्स लिखो, उनका पॉलिसीज़ लिखो। ज़रूरी नहीं कि उनकी स्टोरीज़ लिखो, ज़रूरी ये भी है कि जो किंगडम्स, जो किंग्स हार चुके हैं, जो उनकी पॉलिसीज़, उनका जो रूल्स था वो इनकरेक्ट था, उनके बारे में भी हिस्ट्री लिखना चाहिए, ऐसा इनका ज़ियाउद्दीन का कहना था। उन्होंने अपने बुक्स में तारिक-ए-फिजुल में लिखा गया था, ठीक है। वेलफेयर एंड पॉलिसी ऑफ वेलफेयर, बट ही शुड ऑल्सो राइट द रूलर्स फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज़। Barani further says that a historian should also take into considerations the impact of the teaching of the wise, the learned, and the sons on the culture life and on the culture life of people. Thus, Barani expanded the scope of historiography. Barani also said, उन्होंने बताया, historians should also take consideration of impact of the teaching. उनको टीचिंग में आना चाहिए, टीचिंग ऑफ द वाइज, लर्न, उनको सीखना चाहिए, एंड द सन्स ऑफ द कल्चर लाइफ, जो भी सन्स होते हैं उनके लाइफ के बारे में जानना चाहिए, ऑफ द पीपल, लाइफ ऑफ पीपल, कल्चर। दस बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफिक फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स पेरिजिंग द एम्परर्स एंड द एग्जीबिशंस ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। जब मुगल कंपायर जब इंडिया में आया था, जब मुगल हिस्टोरियंस जो थे, ठीक है, जो मुगल्स लोग के थे, एम्पायर के थे, ठीक है, उन्होंने भी अपने स्टोरीज़ लिखा है, अपने टाइम पे भी स्टोरीज़ लिखा है, अपने राज्य के टाइम पे भी लिखा है। जब मुगल्स इंडिया में आए थे, जब उनका इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, तो अपने एम्पायर के बारे में लिखते थे। ये लोग कभी अपने मुगल्स को, मतलब अपने मुगल से कभी बुराई नहीं करते थे, वो कभी भी अच्छा ही लिखते थे, क्योंकि अगर वो लोग बुरा लिखते थे तो उनको एक सज़ा मिलती थी, ठीक है। उन्होंने गुड थिंग के बारे में लिखा है, दे राइट द गुड थिंग अबाउट द मुगल एम्पायर्स, ओके। कुछ बैड्स नहीं लिखते थे, कुछ बुरा नहीं लिखते थे उनके बारे में, ठीक है। वो सब उनके अंडर में था, उनके कंट्रोल में था, उनका रूल्स था, उनका रेगुलेशन था, ठीक है, उनको लिखना ही पड़ता था, अच्छा थी, ठीक है। फॉर द हिस्टोरियन इन द मुगल कोर्ट पेरिजिंग द एम्परर्स एंड द एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। The custom of editing suitable poetic quotes
ठीक है, एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। उनके यहाँ फिर पोइटिक कहावत लिखता था, पोइटिक कोइट्स लिखते थे, ब्यूटीफुल पिक्चर्स लिखते थे, ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते थे, ठीक है। अच्छा अच्छा पोयम भी है उनका, पिक्चर्स भी है, वो भी इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। ओके, बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफिक एंटाइटल्ड तुजुक ए बाबरी। इट कंटेन द descriptions of the battles fought by him. Babur also recorded his minute observations of various regions and cities traveled by him, including the local economic custom and the flora. बाबर क्या थे? बाबर फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। बाबर इज़ द फाउंडर, उनकी वजह से एस्टैब्लिश हुआ था मुगल एम्पायर। उन्होंने भी एक अपना खुद का आत्मकथा लिखा था, ऑटोबायोग्राफी लिखा था। उनका बुक का नाम था तुजुक-ए बाबरी उनके बुक्स का नाम था। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल। उसमें क्या लिखा था? उसमें एक बैटल्स के बारे में, उनका जितना भी बैटल्स हुआ था, उनका फाइट हुआ था जिन किंगडम के साथ, जिन राजों के साथ, फॉट बाय हिम। बाबर ऑल्सो रिकॉर्ड हिज मिनट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन। उनका हर जगह हर एक रीजन का भी जो भी ऑब्जर्वेशन होता था, सिटीज़ का ट्रैवल, जहाँ जहाँ वो ट्रैवल करते थे, वो भी उस बुक में तुजुक-ए बाबरी में लिखा गया था। by him including the local economic custom and the flora, इकोनॉमिक कस्टम और फ्लोरा के भी बारे में लिखा होता था। ओके, अब्दुल फजल्स अकबरनामा is a very important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical documents of their scrutiny, it looked upon a devotes of bees and hence realistic. अब्दुल फजल्स कौन थे? ये अकबरनामा करके बुक लिखा था। अब्दुल फजल भी एक हिस्टोरियन थे, मुगल्स के हिस्टोरियन थे। अब्दुल फजल्स अकबरनामा करके बुक लिखा था। इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। ये भी एक हिस्टोरियोग्राफी में व्यू पॉइंट है, एक अच्छा सा है। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो सही होता था, करेक्ट होता था, उसी को ही डॉक्यूमेंट को वो लिखते थे और स्क्रूटनाइज करके, करेक्ट करके उसको देखते थे। एंड डिवोट टू द बीज एंड द हैंड्स ऑफ रियलिस्टिक, जो रियल बात होती है वही सब लिखते थे, वो हिस्ट्री हो गई। ये अब्दुल फजल्स इन्होंने भी लिखा था अकबरनामा का, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये उन्होंने प्रॉपर लिखा था, अकबर के स्टोरी लिखा था। ओके, उन्होंने व्यू पॉइंट किया था, क्रिटिकली उसको देखा था, स्क्रूटनाइज किया था, ऑथेंटिकली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑन देयर स्क्रूटनाइज, ठीक है। अरे यहाँ देखते हैं डू यू नो में एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि इससे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आप रीड कर लेना घर पे, ठीक है। ये एक अरेबिक लैंग्वेज में जो फॉरेन स्कॉलर्स होते थे, ठीक है, अल्बुरिन रोट इन अरेबिक, अल्बुरिन करके होते थे। उन लोग फॉरेन स्कॉलर्स होते थे जो इंडिया विजिट करने आते थे, सोशल लाइफ में, उनके नॉलेज में, उनको देखते थे इंडिया का नॉलेज क्या है, सोशल लाइफ क्या है, वो सब के बारे में करते थे वो। उन्होंने कुछ हिस्टोरियंस का नाम है, वो आप रीड कर लो। एंड सेकंड थिंग देखो, यहाँ भी दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में भी, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन द इंडिया आर सो इम्पॉर्टेंट। देखो वहाँ से भी फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, उन सब हिस्टोरियन का नाम दिया है। ये कभी कभी हमें मैच द कॉलम या ऑड मैन आउट में पूछ लेते हैं, आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। ये हमारा यहाँ हम अपना पार्ट 1 ये ख़त्म कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भागस से। सो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।